अस्सलामुअलैकुम। आई एम रमशाली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी टू अंडरस्टैंड। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन क्या है। हम कहते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की कॉपीज़ बनती हैं और हमारे पास दो नए स्ट्रैंड्स बनते हैं। क्या होता है, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है हमारे पास और उसकी क्या बनती है, कॉपीज़ बनती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और इसके ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और इसकी कॉपीज़ बनती हैं। क्या होता है कि एक इसका जो स्ट्रैंड है वो एक कॉपी में चला जाता है और एक स्ट्रैंड दूसरा स्ट्रैंड इसका दूसरी कॉपी में चला जाता है। और क्या होता है, फिर इसके दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनते हैं। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ये एक सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। हम क्या बोलते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव इसको इसलिए बोलते हैं कि जो हमारे पास ओरिजिनल डीएनए है उसकी एक स्ट्रैंड एक कॉपी में जाती है और दूसरी स्ट्रैंड उसकी दूसरी कॉपी में जाती है और उनके कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये ग्रीन वाले जो शो करवाए हुए हैं ये उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड्स हैं। तो वो क्या हुआ है कि एक पुराना वाला जो स्ट्रैंड है वो कंजर्व रहा है और एक नया स्ट्रैंड बना है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। अब जब डीएनए की ये दो कॉपीज़ बन जाती हैं तो तब क्या होता है, इसके बाद जब कॉपीज़ बन गई हैं तो सेल क्या कर सकते हैं, तब उसके बाद सेल डिवाइड कर सकते हैं। कॉपीज़ बनने के बाद सेल डिवाइड हो सकते हैं और ये प्रॉपर्टी जो है ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है और ये उनकी डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये उनकी बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस की बेसिक्स है। क्या है, इनकी बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस की बेसिक्स हैं। इसी तरह इसके बाद हम देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में कैसे होती है। नेक्स्ट, अगर हम प्रोकैरियोट्स की डीएनए की रेप्लिकेशन बाकी बात करें तो जो प्रोकैरियोट्स की डीएनए की रेप्लिकेशन होती है वो एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट्स के ये सिंपल होती है। क्यों सिंपल होती है? क्योंकि हम कहते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स है वो प्रोकैरियोट्स में क्या होती है, नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता। और दूसरे नंबर पे इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज भी नहीं होती, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। और हम क्या कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है उनमें एक तो ना न्यूक्लियस होता है और ना ही उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होती हैं। और तीसरी चीज़ जो होती है वो हम कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है वो एज़ कम्पेयर टू जो डीएनए ऑफ यूकैरियोट्स वो एक्सटेंसिवली कॉइल्ड नहीं होता। मीन्स उनका जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए होता है वो सिंपल सा होता है। जैसे कि अगर हम ई कोलाई की बात करें, ई कोलाई क्या है, ये एक प्रोकैरियोट है, इसका जो डीएनए होता है ये सर्कुलर फॉर्म में होता है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट्स। क्या हो गया, ये जो इनका डीएनए है प्रोकैरियोट्स का ये सिंपल होता है। यूकैरियोट्स का क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली कॉइल्ड होता है। और जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए होता है ये कहाँ पे होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है और साइटोप्लाज्म में ही इनकी क्या होती है, रेप्लिकेशन होती है। अब ई कोलाई की अगर हम बात करें, ई कोलाई की जब रेप्लिकेशन होनी होती है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरिसी, ओरिसी से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। और इसमें जो प्रोकैरियोट्स की रेप्लिकेशन हम कहते हैं कि ये बाई डायरेक्शनल होती है। बाई डायरेक्शनल हम इसको कैसे बोलते हैं, क्योंकि ये टू डायरेक्शंस में होती है। टू डायरेक्शंस में कैसे, जैसे कि और इसी से जब रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई है तो एक रेप्लिकेशन फॉर्क इस साइड पे जा रहा है, एक रेप्लिकेशन फॉर्क दूसरी साइड पे जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि ये बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन है। और जो अगर हम ई कोलाई की रेप्लिकेशन की बात करें तो हम ई कोलाई की रेप्लिकेशन को हम बोलते हैं थीटा रेप्लिकेशन, थीटा रेप्लिकेशन। अगर हम स्टेजेस की बात करें जो प्रोकैरियोट्स की डीएनए की रेप्लिकेशन में कितने स्टेजेस इन्वॉल्व हैं तो हम कहते हैं कि 3 स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन द डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ द प्रोकैरियोट्स। द फर्स्ट स्टेज, 3 स्टेजेस हो गए। द फर्स्ट स्टेज इज इनिशिएशन, सेकेंड वन इज इलोंगेशन, थर्ड वन इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मीन जहाँ पे रेप्लिकेशन टर्मिनेट हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। अब हर स्टेज पे इसकी डीएनए की रेप्लिकेशन की हर स्टेज पे डिफरेंट प्रोटीन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि इनका डीएनए की रेप्लिकेशन में
हेल्प करवा रहे होते हैं। जैसे इनिशिएशन में डिफरेंट काफ़ी सारे प्रोटीन फैक्टर्स होते हैं जो ओरिसी को लोकेट करते हैं और वहाँ पे बाइंड होते हैं और उसके बाद रेप्लिकेशन फोर्क बनाते हैं। मींस डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए होता है उसको अनवाइंड करते हैं और वहाँ पे जहाँ से फॉर एग्जांपल ये कोई स्पेसिफिक पॉइंट है जो ओरिसी का है, वहाँ पे आके डिफरेंट प्रोटीन फैक्टर्स इनिशिएशन में आके वहाँ पे बाइंड करते हैं और वहाँ पे रेप्लिकेशन फोर्क बनाते हैं। रेप्लिकेशन फोर्क मीन्स वहाँ पे एक बलून या जिसको हम बोलते हैं बबल टाइप बना देते हैं, जहाँ से जो इसके डबल स्टैंड्स होते हैं डीएनए के वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है 2 डायरेक्शंस में। अब हम मज़ीद इनको एक्सप्लेन करते हैं कि इनिशिएशन में क्या होता है, इलोंगेशन में क्या होता है और टर्मिनेशन। नेक्स्ट हमारा जो फर्स्ट स्टेज है वो है इनिशिएशन। इनिशिएशन में कुछ प्रोटीन्स हैं जिनका हम एक शॉर्ट इंट्रो ले लेते हैं। नेक्स्ट उसके बाद उनके हम वर्किंग देखेंगे। जो फर्स्ट प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व है उसको हम बोलते हैं डीएनए ए प्रोटीन। डीएनए ए का क्या काम होता है कि ये जो प्रोकैरियोट का डीएनए होता है उसके जो ओरिसी है, ओरिसी को इसने क्या करना होता है, इसने ओरिसी को रिकॉग्नाइज करना होता है, ये उसको लोकेट करना होता है। सेकंड प्रोटीन जो इसमें इन्वॉल्व होती है उसको हम बोलते हैं डीएनए बी। डीएनए बी प्रोटीन का क्या काम होता है, डीएनए बी प्रोटीन इसको हम हेलिकेज भी बोलते हैं। हेलिकेज भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो जब डीएनए ए ने इसको लोकेट कर लिया है तो ये हेलिकेज जाके वहाँ से अनवाइंडिंग स्टार्ट करेगा। अब इस डीएनए बी या हेलिकेज जिसको हम बोल रहे हैं उसकी हेल्प के लिए एक और प्रोटीन इन्वॉल्व होती है जिसको हम बोलते हैं डीएनए सी। डीएनए सी इन्वॉल्व होती है। और फोर्थ जो प्रोटीन यहाँ पे वर्क कर रही होती है या प्रोटीन फैक्टर जो यहाँ पे इनिशिएशन में हेल्प करवा रहा होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमेज। प्राइमेज का क्या काम होता है, प्राइमेज का काम होता है कि ये आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज करते हैं। प्राइमेज को हम डीएनए जी प्रोटीन भी बोलते हैं। आरएनए प्राइमर सिंथेसाइज करवाता है और उसके बाद एक और प्रोटीन जिसको हम एसएसबी बोलते हैं। एसएसबी मीन्स सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करते हैं, ये डीएनए स्ट्रैंड्स के साथ अटैच हो जाती हैं और उसके स्ट्रैंड को स्टेबलाइज कर देते हैं। और एक और प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं डीएनए गायरेज। डीएनए गायरेज या डीएनए टोपो आइसोमेरेज, इसका क्या काम होता है कि ये जब डीएनए की अनवाइंडिंग हो रही होती है, फॉर एग्जांपल एक ये स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ पे डीएनए की अनवाइंडिंग हो चुकी है यहाँ से, तो ये यहाँ पे अनवाइंड हो चुका है। तो जब अनवाइंडिंग हो रही थी, जैसे कि कोई भी हमारे पास कोई थ्रेड है, तो अगर हम उसको दरमियान से खींच के ऐसे अलग करें तो उसके क्या होगा, दोनों इस इधर से अगर हमने सेपरेट कर दिया ऐसे, तो उसके इस साइड पे और इस साइड पे एक्सटेंसिवली कॉइलिंग हो जाएगी। मींस उसके वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उसके वहाँ पे टोपोलॉजिकल स्ट्रेस पैदा हो जाएगा। तो उसको ख़त्म करने के लिए जो डीएनए गायरेज जिसको हम डीएनए टोपो आइसोमेरेज 2 भी बोलते हैं, तो ये क्या आएगा, ये यहाँ पे इसके स्ट्रेस को रिवील करेगा, उसको यहाँ से कट कर देगा। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस जो होगा या जो यहाँ पे अदर वर्ड्स में जिसको हम बोलते हैं उलझन जो पैदा हो चुकी होती है, जो यहाँ पे उलझन हो जाएगी, तो वो इसको ख़त्म करेगा। अब नेक्स्ट हम इन सभी प्रोटीन्स की वर्किंग देखते हैं कि ये ओरिसी को हम देखते हैं कि ओरिसी क्या होता है, कैसा होता है, और ये डीएनए जो प्रोटीन्स होती हैं ये वहाँ पे कैसे वर्क करती है और इनिशिएशन कैसे स्टार्ट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अभी ओरिसी पे ये तमाम प्रोटीन फैक्टर्स जिनका हमने अभी शॉर्ट इंट्रो देखा है, ये तमाम प्रोटीन फैक्टर्स ओरिसी पे लोड कैसे होती हैं और ओरिसी पे इनकी वर्किंग कैसे होती है। इसके लिए हमें देखना होगा कि ओरिसी क्या है। ओरिसी हमने कहा था कि वो पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये ई कोलाई की बात करें तो ये क्या है, उसका स्पेसिफिक पॉइंट जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी होती है। और ये ऑलमोस्ट 245 बेस पेयर्स का होता है सीक्वेंस। और इसी क्या होता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो कि 245 बेस पेयर का होता है। और मज़ीद ये जो 245 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है ये मज़ीद 2 रीजन्स पे कंसिस्ट होता है। एक जो होता है वो होता है ऐसा रीजन जहाँ पे एक 9 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है जो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा होता है। एक क्या होता है, 9 बेस पेयर का रीजन होता है जो कितनी बार रिपीट हो रहा होता है, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा होता है। और एक होता है क्योंकि 9 बेस पेयर का, और एक होता है 13 बेस पेयर का सीक्वेंस जो कितनी बार रिपीट हो रहा होता है। ये 9 बेस पेयर वाला 4 टाइम्स हो रहा होता है और 13 बेस पेयर वाला 3 टाइम्स रिपीट हो रहा होता है। ठीक है। और अगर हम इसको ऐसे करें, ये अगर हम ये जो इसका ओरिसी है इसको हम जूम करके देखें तो ये इस तरह कुछ होता है। ये क्या हो गया, ये इसका 13 बेस पेयर वाला सीक्वेंस हो गया और ये क्या हो गया, 9 बेस पेयर वाला।
ठीक है। तो अब सबसे पहले प्रोटीन फैक्टर जो होता है वो कौन सा था हमारा, था वो था डीएनए ए प्रोटीन। डीएनए ए प्रोटीन का क्या काम होता है, ये डीएनए ए अगर फॉर एग्जांपल प्रोटीन है तो ये डीएनए ए प्रोटीन आती है और ये सबसे पहले आकर 9 बेस पेयर वाले रीजन के ऊपर आकर अटैच हो जाती है। और ये ऐसे ही नहीं आकर अटैच होती, ये तब अटैच होती है, और ये हम सारा ओरिसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये एटीपी की प्रेजेंस में, जब एटीपी रिक्वायर यहाँ पे इनको होगी अवेलेबल, तो तभी आकर ये 9 बेस पेयर वाले सीक्वेंस के ऊपर आकर ये लोड हो जाएंगी। काफ़ी सारे डीएनए ए प्रोटीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी यहाँ पे आकर ये अटैच हो जाएंगी। जैसे ही ये डीएनए ए प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी 9 बेस पेयर वाले सीक्वेंस के ऊपर अटैच हो जाएंगे, तो ये जो 13 बेस पेयर वाला सीक्वेंस है ये बैंड होकर 9 बेस पेयर वाले सीक्वेंस के ऊपर आ जाएगा, के सामने आ जाएगा। ठीक है। और जो वो पार्ट जो इसके फ्रंट पे आ रहा होगा वो क्या हो जाएगा, अनवाइंड हो जाएगा, और एक छोटा सा पार्ट जो हो जाए होगा वो अनवाइंड हो जाएगा। इसको हम कुछ इस तरह शो करवाते हैं। अब जब ये यहाँ से इसका पार्ट इसके सामने आकर थोड़ा सा अनवाइंड हो जाता है ड्यू टू डीएनए ए प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, तो उसके बाद अब क्या होता है, हेलिकेज। हेलिकेज क्या था, एक और प्रोटीन फैक्टर है जो कि अनवाइंडिंग करता है। हेलिकेज को स्पेस मिल जाती है, थोड़ी सी जगह मिल जाती है कि वो आकर इसके ऊपर डीएनए के ऊपर अटैच हो जाए। अब हम कहते हैं कि हेलिकेज जो होता है वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, मीन्स ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। अब रिंग के ऊपर तो रिंग को अटैच करवाना मुश्किल होता है, इसलिए जो मतलब कोई एक और प्रोटीन होनी चाहिए जो आके हेलिकेज के इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को ओपन करे, और ओपन करके इसके ऊपर लोड करवाए। लोड करवाने के बाद वो रिमूव हो तो फिर दोबारा ये रिंग अगेन क्लोज हो जाए। तो इसके लिए हमने कहा था कि एक और प्रोटीन फैक्टर होता है जो कि इसकी हेल्प करवाता है हेलिकेज की, जिसको हम बोलते हैं डीएनए सी प्रोटीन। अब डीएनए सी क्या करता है, डीएनए सी हेलिकेज के कहीं किसी पॉइंट से अनवाइंडिंग करता है। अनवाइंडिंग करने के बाद ये हेलिकेज को 2 हेलिकेज यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा था प्रोकैरियोट्स की जो रेप्लिकेशन होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, इसीलिए 2 हेलिकेज आते हैं। एक हेलिकेज एक सिंगल स्ट्रैंड वाली साइड पे अटैच हो जाएगा, दूसरा दूसरी साइड पे अटैच हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही अटैच हो जाएगा ये, अब हेलिकेज की डीएनए सी की प्रेजेंस में है, उसके बाद जब अटैच हो जाएगा तो उसके बाद ये जो डीएनए सी है ये रिमूव हो जाएगा, और जो हेलिकेज का रिंग स्ट्रक्चर है ये दोबारा क्लोज हो जाएगा। है जब यहाँ से डीएनए सी रिमूव हो जाएगा उसके बाद ये दोबारा अनवाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे काफ़ी सारा पार्ट अनवाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हेलिकेज का क्या काम है कि हेलिकेज का वर्क ये होता है कि ये डबल स्ट्रैंड जो होते हैं उनको एक सीजर की तरह दरमियान से काटता हुआ जाता है और उनको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करता जाता है डीएनए को। तो अब जब डीएनए के स्ट्रैंड्स काफ़ी सारे अनवाइंड हो जाते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारा पार्ट जो होता है ये इसका डीएनए का ये अनवाइंड हो जाता है। अब ये अनवाइंड हो जाता है तो यहाँ पे हम कहते हैं कि डीएनए का जो सिंगल स्ट्रैंड होता है वो काफ़ी अनस्टेबल होता है, तो इसको स्टेबल करने के लिए एक और प्रोटीन फैक्टर जिसको हमने बोला था SSB सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स ये आती हैं। तो ये जहाँ जहाँ पे अनवाइंडिंग हुई होती है, जहाँ जहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड होते हैं वहाँ वहाँ पे ये आकर अटैच हो जाती हैं और वहाँ पे उसको सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करते हैं, ताकि ये दोबारा से जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये आपस में एक दूसरे से ना मिले और दोबारा से मतलब इनकी बाइंडिंग ना हो। तो इसको रोकने के लिए सिंगल स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन्स आती हैं। और एक और प्रोटीन जैसे जैसे अनवाइंडिंग होती है वहाँ यहाँ पे टोपोलॉजिकल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, तो इसको ख़त्म करने के लिए डीएनए गायरेज या डीएनए टोपो आइसोमेरेज 2 आता है जो कि यहाँ पे कट करता है और इसके टोपोलॉजिकल स्ट्रेस को फिनिश करता है। ये सब था इनिशिएशन का, कि इनिशिएशन में ओरिसी पे कैसे स्टार्ट होता है, इनिशिएशन कैसे स्टार्ट होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इलोंगेशन। इनिशिएशन में क्या होता है कि भी हमने थोड़ा अनवाइंडिंग स्टार्ट हो जाती है, और उसके बाद अब इलोंगेशन में क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं और रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं इलोंगेशन। नेक्स्ट हमारी स्टेज जो है वो है इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है कि हमारे डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। डीएनए की सिंथेसिस क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, और इसमें सबसे पहले जो होता है प्राइमेज आता है। प्राइमेज क्या है, एक एंजाइम है, और इसका क्या काम होता है, ये क्या करता है, ये एक प्राइमर डिज़ाइन करता है जो कि ऑलमोस्ट 10 बेस पेयर्स का होता है। और प्राइमर की क्वालिटी ये होती है कि ये एक आरएनए प्राइमर डिज़ाइन करता है, प्राइमर होता है। और उसके बाद जब प्राइमर अटैच हो जाता है तो उसके बाद आता है यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 3।
डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम क्या होता है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाना शुरू कर देता है। जब आरएनए प्राइमर हमारा डिज़ाइन हो जाता है तो उसके नेक्स्ट से ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करवाता है और हमारी न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाती है। अगर हम इसको फिगर में शो करवाएं तो हम ये क्या था, ये हमारी स्ट्रैंड है। यहाँ पे इसकी क्या हो रही होती है, ये इसका 5 प्राइम है और ये इधर से ऐसे ये इसका 3 प्राइम आ गया और ये इसका 3 प्राइम और ये इसका 5 प्राइम है। ठीक है। और हेलिकेज यहाँ पे क्या कर रहा होता है, हेलिकेज यहाँ से अनवाइंडिंग कर रहा होता है। अनवाइंडिंग की वजह से क्या होता है कि इसकी यहाँ पे काफ़ी सारी टोपोलॉजिकल स्ट्रेस, जिसको सुपर कोइलिंग या फिर उलझन बोलते हैं, यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं। और इसको फिनिश करने के लिए या इसको रिमूव करने के लिए कौन सा इंजाइम होता है, इंजाइम इसको हम बोलते हैं टोपो आइसोमेरेज या डीएनए गायरेज। ये हमने उसमें भी देखा था इनिशिएशन में। इसका काम क्या होता है, ये टोपो आइसोमेरेज का, ये क्या करता है, ये यहाँ पे जो स्ट्रेस या फिर जो यहाँ पे सुपर कॉइलिंग हो रही होती है, जो उलझन हो रही होती है, टोपो आइसोमेरेज उसको रिमूव करता है। और हेलिकेज का क्या काम होता है, हेलिकेज डीएनए की ये जो दोनों स्ट्रैंड्स है यहाँ से एक दूसरे के सीजर की तरह इन दोनों को काटते हुए एक दूसरे से सेपरेट करता हुआ जाता है। अब जब सेपरेट हो जाती है, ये सारे काम कहाँ होते हैं, इनिशिएशन में। इलोंगेशन में क्या होता है कि इलोंगेशन में जब ये स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाती हैं तो इलोंगेशन में प्राइमेज आता है। और प्राइमेज क्या करता है, एक प्राइमर डिज़ाइन करवाता है। और प्राइमर की क्वालिटी क्या होती है कि ये हमेशा ना 5 प्राइम टुवर्ड्स 3 प्राइम होता है प्राइमर। और जो हमारी न्यू स्ट्रैंड्स भी जो बनती हैं, न्यू स्ट्रैंड की भी क्वालिटी यही होती है कि ये हमेशा 5 प्राइम टुवर्ड्स 3 प्राइम होती है। ठीक है। अब प्राइमर कहाँ से होगा स्टार्ट, 5 प्राइम, और 5 प्राइम किसके सामने आएगा, 3 प्राइम के सामने। तो यहाँ पे आके प्राइमेज आया, प्राइमेज ने आके एक प्राइमर अटैच करवा दिया जो कि था 5 प्राइम टुवर्ड्स 3 प्राइम। अब इसके बाद जब प्राइमर अटैच हो जाता है तो उसके बाद आता है डीएनए पॉलीमरेज 3, जो आके यहाँ पे प्राइमर के नेक्स्ट आके अटैच हो जाएगा। और आके नेक्स्ट इसका क्या काम होगा कि ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करवाता जाएगा और न्यू डीएनए की स्ट्रैंड बनती जाएगी। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली जो डीएनए की न्यू स्ट्रैंड है वो बनती जा रही है, क्योंकि ये 3 प्राइम टुवर्ड्स था, 5 प्राइम थी ओरिजिनल स्ट्रैंड, और न्यू स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम टुवर्ड्स 3 स्ट्रैंड, और इसमें कोई रुकावट नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये लीडिंग स्ट्रैंड है, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूसली बन रही है। अब जबकि दूसरी स्ट्रैंड में क्या हो रहा है कि ये ऑलरेडी 5 प्राइम टुवर्ड्स 3 प्राइम है, और जबकि न्यू स्ट्रैंड ने भी किस डायरेक्शन में होना था, 5 प्राइम टुवर्ड्स 3 प्राइम। तो क्या होता है कि जब प्राइमेज आता है तो वो 5 के सामने तो 5 को नहीं अटैच करवाता, तो वो क्या करेगा, थोड़े से डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे जाके प्राइमेज आएगा और प्राइमेज आकर प्राइमर डिज़ाइन अटैच करवाएगा। अब ये 5 है, इसका ये वाला पार्ट यहाँ तक क्या है, 3 प्राइम। तो प्राइमेज की क्वालिटी क्या है, ये 5 प्राइम टुवर्ड्स 3 प्राइम है। तो इसके बाद जब प्राइमर अटैच हो जाएगा तो फिर आएगा डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा और यहाँ से क्या करवाएगा, न्यू डीएनए की स्ट्रैंड बना देगा। और ये थोड़ा सा पार्ट होता है, एक फ्रेगमेंट होता है। और तब तक क्या करेगा हेलिकेज, और भी पार्ट, जब तक ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है डीएनए पॉलीमरेज 3, इसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 3। ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करवाता है, ऑलमोस्ट 1000 न्यूक्लियोटाइड जब तक ऐड करवाता है। तो ये जो हेलिकेज होता है ये तब तक और डीएनए को अनवाइंड कर चुका होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए ओरिजिनल डीएनए को अनवाइंड कर चुका होता है। तो फिर जो प्राइमेज आता है, प्राइमेज अगेन थोड़े से पार्ट पे जाकर दोबारा प्राइमर अटैच करवाता है, यहाँ पे कर लो। और उसके बाद फिर डीएनए पॉलीमरेज आता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 आके यहाँ से न्यू फ्रेगमेंट बनाता है, न्यू डीएनए की थोड़ा सा पार्ट बनाता है। और ये इस स्ट्रैंड में क्या हो रहा है कि ये डिसकॉन्टीन्यूसली बन रहा है, मींस फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में जो न्यू डीएनए हमारा सिंथेसाइज हो रहा है। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, ये लैगिंग स्ट्रैंड है, क्योंकि यहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूसली हमारी स्ट्रैंड बन रही होती है। और ये जो फ्रेगमेंट्स हो रहे हैं, जो फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में हमारा न्यू डीएनए बन रहा है, इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं इनको हम बोलते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट्स।
ठीक है। ये सारा इलोंगेशन में होता है। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि एट द एंड हमारे पास कोई टर्मिनेशन सीक्वेंस ना आ जाए। जब टर्मिनेशन सीक्वेंस आता है तो उसके बाद हमारा इलोंगेशन का स्टेप मतलब कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट स्टेप आ जाता है टर्मिनेशन। इलोंगेशन में दो और प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1 और एक होती है डीएनए लाइगेज। डीएनए पॉलीमरेज 1 का क्या काम होता है कि ये हमारे पास आरएनए प्राइमर्स होते हैं, ये इसके न्यूक्लियोटाइड्स को चेंज करके इसमें डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करवाता है। और जब ये बन जाते हैं और यहाँ पे जो ये फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में बन रहे होते हैं, तो इनको फ्रैगमेंट्स को आपस में भी एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए क्या करते हैं कि डीएनए लाइगेज आता है। लाइगेज का क्या काम होता है कि ये जो फ्रैगमेंट्स बन रहे होते हैं जिनको हम ओकाज़की फ्रैगमेंट्स बोल रहे होते हैं, इन तमाम फ्रैगमेंट्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करवाता है। और वो किसका काम होता है, वो डीएनए लाइगेज का काम होता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, वो इन आरएनए प्राइमर्स को डीएनए में कन्वर्ट करता है, क्योंकि आरएनए में यूरासिल होता है और जबकि डीएनए में क्या होता है, उसकी यूरासिल की जगह थायमीन होता है। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है, ये इनके न्यूक्लियोटाइड्स को चेंज करता है, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। और कन्वर्ट होने के बाद ये जो तमाम फ्रैगमेंट्स होते हैं ओकाज़की फ्रैगमेंट्स, इन सबको एक दूसरे के साथ डीएनए लाइगेज आता है और वो सब इन दोनों को एक दूसरे के साथ बाइंड करवाता है ताकि एक प्रॉपर हमारे पास स्टैंड बन जाए। ये था इलोंगेशन का। नेक्स्ट अब है टर्मिनेशन। लास्ट स्टेप है जो है वो है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है प्रोकैरियोट्स में जो कि ओरी-सी के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ओरी-सी के ऑपोजिट होता है और उस स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जाके डीएनए की रेप्लिकेशन टर्मिनेट हो जाती है और उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं टर सीक्वेंस। और ये जो टर सीक्वेंस होती है, ये एक प्रोटीन जिसको हम टस प्रोटीन बोलते हैं, उसके लिए एज अ बाइंडिंग साइट के तौर पर एक्ट कर रही होती है। टस मीन्स टर्मिनस यूटिलाइजेशन सब्सटेंस। इसके तौर पे ये जो प्रोटीन होती है, ये जब टर्मिनस सीक्वेंस पे आती है, अटैच होती है, तो ये जो डीएनए की स्ट्रैंड्स होती हैं उस पर जो अटैच्ड डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है या फिर हेलिकेज वगैरह होता है, इन सबको रिमूव कर देती है और उसके बाद जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है वो टर्मिनेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारा था टर सीक्वेंस जो एज अ बाइंडिंग साइट के तौर पे एक्ट कर रही, किसके लिए, डीएनए पॉलीमरेज सॉरी टस प्रोटीन के लिए। टस प्रोटीन जब आके इसके साथ अटैच हो जाती है, तो अटैच होने के बाद ये हेलिकेज और डीएनए पॉलीमरेज और लाइगेज वगैरह सभी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं और रिमूव होने के बाद हमारी डीएनए की सिंथेसिस क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। इस तरह हमारी डीएनए की हमारे एक डीएनए से हमारे पास कितने 2 कॉपीज़ बन जाती हैं। नेक्स्ट अभी हम एक शॉर्ट ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। हम कहते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक डीएनए से उसकी 2 कॉपीज़ बन जाती हैं और इसको हम कहते हैं कि ये सेमी कंजर्वेटिव होता है। क्यों सेमी कंजर्वेटिव होता है, क्योंकि एक स्ट्रैंड जो होती है हर कॉपी में पुराने वाले डीएनए की होती है और एक उसकी कॉम्प्लीमेंट्री न्यू स्ट्रैंड बनती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेमी मीन्स हाफ और कंजर्वेटिव मीन कंजर्व रहता है। पुराना वाला एक स्ट्रैंड कंजर्व रहता है दोनों कॉपीज़ में एक एक, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। और ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है और ये उनकी इनहेरिटेंस की बेसिक्स होती है। उसके बाद हमने प्रोकैरियोट्स के डीएनए की रेप्लिकेशन की बात की। हम कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं होती है, ना ही उनमें न्यूक्लियस होता है और इनकी जो रेप्लिकेशन होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शंस में होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये बाई डायरेक्शनल है। और इसमें इसकी डीएनए की रेप्लिकेशन की 3 स्टेजेस हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। फर्स्ट स्टेज थी इनिशिएशन। इनिशिएशन में कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं जिनमें है डीएनए ए हेलिकेज या डीएनए बी जिसको बोलते हैं, डीएनए सी प्राइमेज और एसएसबी और डीएनए गायरेज। ये तीनों प्रोटीन्स हैं और इनकी वर्किंग ऐसे है। जो डीएनए ए होता है, डीएनए ए का क्या काम होता है कि ये ओरी-सी को लोकेट करती हैं। ओरी-सी के 9 बेस पेयर वाले रीजन के ऊपर ये आकर अटैच होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। एटीपी की प्रेजेंस में ये अटैच हो जाती हैं जो डीएनए ए प्रोटीन्स हैं। और अटैच होने के बाद जब ये काफ़ी सारे डीएनए ए प्रोटीन्स एटीपी की प्रेजेंस में अटैच होती है, तो इसका 13 बेस पेयर वाला जो रीजन होता है वो बेंड होके 9 बेस पेयर वाले के सामने हो जाती है और उसका थोड़ा सा पार्ट अनवाइंड हो जाता है। इससे क्या होता है कि हेलिकेज को स्पेस मिल जाती है कि वो आके यहाँ पर लोड
हो जाए विद द हेल्प ऑफ अनदर प्रोटीन कॉल्ड डीएनए सी प्रोटीन। और उसके बाद जो यहाँ पे सुपर कॉइलिंग प्रोड्यूस होती है उसको रिमूव करने के लिए डीएनए टोपोआइसोमेरेज जिसको हम बोलते हैं या डीएनए गायरेज बोलते हैं वो आता है और इसको रिमूव करते हैं। ये था इनिशिएशन का। नेक्स्ट है इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है कि डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है, प्राइमेज आता है, एक प्राइमर डिज़ाइन करता है और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 आता है जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाता है और इसमें 2 स्ट्रैंड्स बनते हैं, एक लीडिंग स्ट्रैंड होती है और एक लैगिंग स्ट्रैंड होती है। जो लीडिंग स्ट्रैंड होती है वो कॉन्टीन्यूसली बन रही होती है, जो लैगिंग स्ट्रैंड होती है इसमें जो डीएनए होता है ये फ्रैगमेंट्स की फॉर्म में बन रहा होता है और ये फ्रैगमेंट्स बाद में एक दूसरे से जोड़ दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। और जो प्राइमर होते हैं, जो यहाँ पे आरएनए प्राइमर्स होते हैं, इनमें इनकी क्वालिटी क्या होती है कि ये आरएनए होते हैं और हम तो डीएनए सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो इस आरएनए न्यूक्लियोटाइड को डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में चेंज करने का काम एक और प्रोटीन जिसको हम डीएनए पॉलीमरेज 1 कहते हैं वो करते हैं और इस तरह तमाम डीएनए सिंथेसाइज हो जाता है। लास्ट स्टेप होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है कि एक टर सीक्वेंस होता है। टर मीन्स टर्मिनेशन सीक्वेंस होता है जो एज अ बाइंडिंग साइट के तौर पे काम कर रही होती है एक प्रोटीन के लिए जिसको हम टस प्रोटीन बोलते हैं। टस मीन्स टर्मिनस यूटिलाइजेशन सब्सटेंस। इसके ये टस प्रोटीन के तौर पे एक्ट कर रही होती है और ये अगर टर्मिनस सीक्वेंस पे आकर जब ये प्रोटीन अटैच होती है तो ये जो प्रोटीन के जो इसकी स्ट्रैंड्स के ऊपर हेलिकेज और डीएनए पॉलीमरेज 1 वगैरह अटैच होते हैं ये इन सबको रिमूव कर देती है और उसके बाद हमारी डीएनए के स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं और दोनों इस तरह हमारा डीएनए की कॉपी बन जाती है। एक डीएनए से हमारे पास 2 कॉपीज बन जाती हैं। ये एक साइड पे हो रहा था, इसी तरह इसके दूसरी साइड पे भी ऐसे ही हो रहा था, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये बायोडायरेक्शनल होती है रेप्लिकेशन। ये था हमारा आज का टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। होप आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।